बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, दो बड़ी खबरें आज आई और दोनों पीपल्स पार्टी के माजी उनका पीपल्स पार्टी के साथ, एक आजकल पीटीआई में है, दूसरे पीटीआई के हमायती हैं। बड़ी स्टेटमेंट आई, पहले तो बाबर अवान की तरफ से, हमारे दोस्त हैं इब्राहिम, उन्होंने स्टोरी की है कि बाबर अवान साहब ने कहा है कि अल्लाह करे ये चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान में रहें, क्योंकि जो भी चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। उनको इतना एतमाद क्यों है कि उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे। और दूसरा, एतजाज़ एहसन साहब ने भी आज कहा है कि उमर अताब बंदयाल साहब के पास टोटल 12 दिन रह गए और इन 12 दिनों में जो जितने पेंडिंग केसेस हैं उनका उन्हें चाहिए फैसला करके जाएं, चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे मुखालिफ हो। काउंटडाउन उनका स्टार्ट है, उल्टी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतने दिनों में वो क्या कर सकते हैं इतने बड़े बड़े केसेस का। और दूसरा, बाबर अवान साहब ने जो आज धमाका किया, उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा साहब को समझने के लिए ना किसी ने झूमने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने गुज़श्ता जो तकरीबन कुछ 17 माह 18 माह बनते हैं जब से रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से, क्योंकि रजीम चेंज हो रहा है 9 अप्रैल की रात को, और चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ उठाया था 2 फरवरी को। सही। तकरीबन उनकी ओहदा संभालने के तकरीबन 2 महीने के बाद ही ये सारी बड़ी डेवलपमेंट हुई, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे समझे कि वो बहरान आया जो अभी तक किसी से संभालने में नहीं आ रहा। पीडीएम हुकूमत भी गई, निगरान हुकूमत भी जा चुकी, आर्मी चीफ भी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लपेटे में नहीं आ रहा। सही। तो जहाँ बहुत सारे दीगर अवामिल हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी इसमें हिस्सेदार हैं। उस हिस्सेदार इस वजह से हैं क्योंकि ये बहरान का आगाज़ हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया जी। और फिर अदम एतमाद हुई, इमरान खान घर गए, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई और एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा जो अभी तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। तो जहाँ तक जो चीफ जस्टिस के बाहर जाने की बात है, तो अमूमन चीफ जस्टिस साहबान वो बाहर जाते हैं जिनको वहाँ पर कोई अपने फ़वाइद लेने हों। माजी में हमने देखा है, जैसे साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, उनके तकरीबन कोई 10-11 माह का उनका टेन्योर था। वो 18 जनवरी 2019 को उन्होंने हल्फ उठाया और 20 दिसंबर 2019 उनकी बतौर चीफ जस्टिस उनका आखिरी दिन था, और उसके बाद वो रिटायर हुए। लेकिन अपने इस अरसे के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशरे के ऊपर बड़े दूर रस नताइज उसके बरामद होंगे। वो लेगेसी ये थी कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने पूरी कोशिश की कि उनकी अदालत में आने वाला कत्ल का कोई भी मुलजिम, उसकी सजाए मौत उसको ना मिले। सही। उन्होंने पूरी कोशिश की टेक्निकलिटीज़ में जाके। मैं उनकी एक रफ आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह की इंटरनेशनल फोरम पे कहा कि टेक्निकलिटीज़। उनका जी इमेज जी बने। जी 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 जी। उन्होंने हमारी उनके साथ हुई थी 17 दिसंबर 2019 को मुलाकात। हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत से सजाए मौत का और फांसी पे लटकाने का फैसला आया था। उसी सही। शाम 3 बजे से लेके तकरीबन 5:15 बजे तक हमारी उनके साथ मुलाकात रही। उस मुलाकात में भी उन्होंने हमें जिक्र किया कि उनके बैरून मुल्क कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ फेलोशिप की बातचीत चल रही है और मुमकिन तौर पे वो अपनी रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। सही। और मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने अपनी उसी फेलोशिप को कंफर्म करने के लिए ऐसे फैसले दिए जिसकी वजह से जो कत्ल के मुलजमान थे वो उनकी अदालत से बरी हुए। आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर ज़माना, बल्कि बदनाम ज़माना हमें उसको कहना चाहिए, कि 2010-11 में सियालकोट में 2 भाइयों को डाकू बनाकर कत्ल किया गया, मुनीब और मुगीस को। जी बिल्कुल। उन दोनों भाइयों के कत्ल में 6 से 7 मुलजमान का केस था, जो ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सही। बदकिस्मती से उस वक्त भी चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदे पर बराजमान थे, और उनकी अदालत में ये कहकर मुलजमान को फ़ायदा दिया गया कि ये जो वीडियोज़ थे, जो वीडियो शवाहिद उस वक्त मौके पे मौजूद लोगों ने वीडियोज़ बनाई जब वो लोगों उन दोनों भाइयों को डंडे मार के तशद्दुद करते हुए जिस वक्त ये उनको मार रहे थे, उन वीडियोज़ का फॉरेंसिक टेस्ट नहीं करवाया गया। अगरचा उस वक्त कोई ऐसा खास कानून भी नहीं था जिस वक्त ये सारा मामला हुआ, हजूम की जानिब से तशद्दुद किया गया, और उसके बाद तो
एक तो उन्होंने ये टेक्निकल पॉइंट बना के, चूंकि इनका ये शवाहिद की फ्रेंसिक से तस्दीक नहीं हुई कि वीडियोस में मौजूद यही मुल्जमान है जिन्होंने इन दोनों भाइयों को कत्ल किया, इस तरह और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। और उसके बाद उन्होंने उन तमाम मुल्जमान की जो सजाए मौत थी वो ख़त्म करके मुख्तलिफ सजाओं में तब्दील की, जिनमें से वो काफ़ी सारी जो लोग थे वो अपनी सजा क्योंकि पूरी कर चुके थे। 2010-11 का वाक़या था, ये 2000 गालबन जून 2019 की बात है, तो वो उनकी जो सजाएं थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी थी, तो वो इस तरीके से वो तमाम मुल्जमान जो हैं वो बरी हो गए। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जिसमें उन्होंने सजाए मौत के कैदियों की जो सजाएं थी वो सजाए मौत ख़त्म करके मुख्तलिफ कैदों में तब्दील कर दी, उम्र कैद कर दी या 10 साल कैद कर दी, 8 साल कैद कर दी, इस तरीके से उन्होंने उनको सजाएं दी। तो वो उन्होंने अपना एक इमेज ये बनाया था कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं इस बुनियाद पर शायद बाहर मुझे फेलोशिप मिल जाए कि मैंने अपने दौर में किसी मुलजिम को या किसी मुजरिम को सजाए मौत की तौसीक, या जो आखिरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है और उसके बाद अगर यहाँ से अपील खारिज हो जाए तो फिर तो या तो सदर पाकिस्तान है, और उसमें भी बहुत कम इम्कान होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी किसी मुलजिम की अपील खारिज हो जाए तो फिर सदर की जानिब से भी रहम की अपील के ऊपर कोई मुस्बत जवाब आना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने अपने जो एक शख्सियत की जो इमेज था उन्होंने इस तरीके से बिल्ड किया कि मैंने सजाए मौत जो है वो किसी मुलजिम को नहीं होने दी। और आपको पता है कि यूरोप अमेरिका वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव डालते हैं कि सजाए मौत जो है वो ख़त्म की जाए और उसकी जगह मुख्तलिफ उम्र कैद की सज़ा या जो और सख्त तरीन सज़ाएँ बनती हैं कैद में डालने की, वो सज़ाएँ होनी चाहिए। तो शायद इसी तनाजुर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से बाबर अवान साहब ने एक अपनी राय का इजहार किया है। और मुझे भी वैसे नहीं लगता कि हम अगर पिछले ये जो 16-17 माह है जिसमें चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस ओहदे पर विराजमान है, तो उनकी जानिब से मुझे नहीं लगता कि मुक़्तदर हलकों को कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ किया गया है कि वो उनका पाकिस्तान के अंदर रहना जो है वो मुश्किल हो जाए। सही। और कोई ऐसी सूरत हाल माजी में तो ऐसा कोई बड़ा फैसला भी 18वां में नहीं नजर आया, इलेक्शंस का था जिस पर अमल नहीं हुआ, ये इससे बड़ा फैसला तो उनका किसी केस में नहीं आया। जी जी अब जो पेंडिंग केसेस हैं बहुत बहुत अहम, नैब तरामीम, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, फिर मिलिट्री कोर्स का दिन रह गए हैं 12। इन 12 दिनों में क्या देख रहे हैं? एतजाज़ एहसन साहब ने जो मुतालबा ही कह किया है कि फ़ैसला तो करके जाएं, चाहे हक खिलाफ करके जाएं, लेकिन इन केसों को निपटा के जाएं। क्या आपको लगता है कि ये बर्डन वो खुद ख़त्म कर जाएंगे या काजी फाजीज़ा साहब के लिए ये बर्डन छोड़ के जाएंगे? देखें, मेरे ख्याल में ये तमाम जो मुकदमात हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। मिसाल के तौर पे नैब तरामीम की कल समाअत है और जहाँ तक मुझे लगता है कि कल इस केस का फैसला महफूज हो जाएगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बात का इजहार अदालत में कर चुके हैं कि अगर वो इस केस का फैसला अपनी मुद्दत के दौरान न कर सके, अपने ओहदे के दरमियान न कर सके, तो ये उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। इसलिए जो नैब तरामीम वाला फैसला ये तो मुमकिन तौर पे कल महफूज हो जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर आज, कल या परसों या अगले चंद रोज़ के अंदर आने का इम्कान है, जबकि तफसीली फैसला क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी चीफ जस्टिस के पास तकरीबन 6 माह का वक्त होता है कि वो अपने ऑफिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो तहरीरी फैसले उन्होंने लिखने होते हैं, जो मुकदमात वो सुन रहे होते हैं, उनके वो सारे फैसले उन 6 माह के अंदर उनको लिखने होते हैं, वो जारी करना ज़रूरी होते हैं। तो वो जो तफसीली फैसला है वो भी मुमकिन तौर पर अगले चंद माह के अंदर वो भी आ जाएगा। पीछे रह गया आपके पास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, तो मुख्तलिफ मुकदमात की, बल्कि यही जो केस चल रहा है नैब तरामीम वाला, इसी में जो 29 अगस्त का जो ऑर्डर है उसको भी अगर आप पढ़ें तो उस केस की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से जो अदालत उज़्मा के इंतज़ामी अमूर हैं उसके अंदर बराह रास्त मदाखलत की गई और सुप्रीम कोर्ट की बुनियादें हिलाई गई उस कानून के ज़रिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस कानून की भी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस के पास अभी भी टाइम है, आज 4 सितंबर है, 16 को वो रिटायर होने, 12 दिन है, तो 12 दिन के अंदर उसका फैसला भी हो सकता है। अब तकरीबन वो तमाम जजेस जो छुट्टियों पर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि अब मुद्दत आगे नज़दीक आ रही है, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बार 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इशाइया भी देना है। तो इम्कान यही है कि तमाम जजेस उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, तो उन जजेस की मौजूदगी में वो 8 रुकनी लार्जर बेंच बना के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमें चीफ जस्टिस का जो जहन है वो हमें पहले ही नज़र आ चुका है
कि वो समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर में चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात है उसमें बराह रास्त मदाखलत की गई। और एक इसी नैब तरामीम वाले केस में चीफ जस्टिस गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो PDM हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता 16 माह में कानून साजी की गई है उस कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की गई। ये हो गए तो दो केसेस। जी, तीसरा बहुत अहम उसके केस है मिलिट्री कोर्ट्स वाला। तो मिलिट्री कोर्ट्स वाले में भी अभी तक के जो दलाइल हुए हैं उससे अदालत मुतमईन नज़र नहीं आती। आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से भी एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस वक्त मजमूई तौर पर 9 दरखास्तें मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। इसका फैसला तो लगता है कि ये नहीं कर सकेंगे, काजी फायद ईसा ही इसका फैसला भी करेंगे। मुमकिन है कि काजी साहब अगर आके वो भी अगर फैसला इसके ऊपर करते हैं तो काजी साहब 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं। तो इस बात का भी इम्कान बहुत कम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो खुद इन मिलिट्री कोर्ट्स के जो क़याम है 2015 में अगर उसके खिलाफ वो नोट लिख चुके हैं, उसके खिलाफ राय दे चुके हैं, तो अब वो दोबारा उस राय को बदल भी सकते हैं, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि अगर कोई जज अपनी राय किसी मामले में तब्दील करता है ना, तो फिर उसको बड़ी ठोस वजूहात भी देना पड़ती हैं कि मैंने ये राय मेरी पहले थी तो अब मेरी ये राय है, तो उसकी वजूहात क्या है। ठोस वजूहात का लफ्ज इस्तेमाल किया, बाबर रवान साहब ने बड़ा ठोस लफ्ज इस्तेमाल किया। उनसे पूछा गया काजी फायज ईसा साहब कैसे चीफ जस्टिस साबित होंगे, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा ये तो कोई नजूमी ही बता सकता है। तो आप तो कवर करते रहे उनकी कोर्ट्स, कैसे देखते हैं कि उनके बारे में इतनी एम्बिग्विटी क्यों है? लोगों की राय के अनएक्सपेक्टेड होंगे, कैसे होंगे वो चीफ जस्टिस जब बने? देखें किसी भी इंसान के बारे में ना जब बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा पे पूरा उतरता नहीं है। वैसे यही बात मैं वही बात कर रहा था कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वालिदैन बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे थे, हमारा बच्चा बहुत लाइक फाइक बनेगा, बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, फला किसी बड़े इदारे में उसको वो नौकरी करेगा, फौज में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, बड़ी बड़ी तवक्कुआत होती हैं। जहाज बन जाता जी, वो बड़ा होकर जहाज बन जाता है बजाय इसके कि वो खुद जहाज चलाए। तो ये इस तरह के गैर मुतवक्के किस्म के जो सूरत हाल होती है वो कहीं पर किसी भी वक्त किसी के साथ भी पेश आ सकती है। तो मैंने जो गुज़श्ता कोई 5-6-7 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, तो मैंने तो मेरी ये राय है, मेरी दानिश में मुमकिन है कि मेरी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अदालत में महसूस की, इधर उधर देखी, वो गलत हो। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं शायद उनको गैर मुतवक्के किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े। 440 वोल्ट का बिल्कुल इस बात का कभी इम्कान है कि उनको 440 वोल्ट का झटका लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जस्टिस काजी फायज ईसा को अपना करण अर्जुन बना चुके हैं। करण अर्जुन, मैं करण अर्जुन कहता हूँ कि वो आप ना इंतजार में है कि मेरा करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो मूवी भी आपको पता है कि वो एक गरीब खातून होती हैं जो अपने बच्चों की दूसरे जन्म का इंतजार करते हैं, आपको पता है। जी, वापस ये भी आएंगे, लेकिन शायद हालात वो वैसे ना हो सके जैसे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो देखे ना बड़े खुले डुले अल्फाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कह चुके हैं कि 16 सितंबर के बाद हमें अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस कर जी 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 जी। तो देखे ना अब एक जज साहब जो अभी तक आए नहीं है, उनके बारे में जब आप इस तरीके से खुलेआम एक तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं और कहेंगे कि आपको वहां से इंसाफ मिलेगा, तो वो जज तो उनको तो आपने आने से पहले ही मुतनाज़ा कर दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर या इनके जो ब्रदर जजेस हैं उनके ऊपर क्या एतराज है बेंच फिक्सिंग का, हम ख्याल बेंच का? तो आप तो वहां से पहले ही उनको आने से पहले ही उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं कि जब वो आएंगे वो कोई भी बेंच बनाएंगे वो मेरिट पर भी फैसला करेंगे, तो आपका वो फैसला खुद ही आप अपने हाथों से उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं जी कि हमें वहां मेरिट पे जो है वो हमारे हक में फैसला आया है, लेकिन जिन ख्यालात का इजहार आप अब कर रहे हैं, चंद माह पहले से कर रहे हैं, उससे तो यही होगा कि फिर ये क्या कहते हैं उसको फिक्स मैच होगा, पहले ही हर चीज तय हो चुकी होगी। नून लीग का दिल एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट तोड़ने वाली है, इसका मुझे यही लग रहा है टूटने वाला है। क्योंकि देखें इस वक्त जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे PTI के सियासी रहनुमाओं के साथ और उनके कारकुनों के साथ, आप ये देखें कि तकरीबन 4 माह होने को हैं
ये इस 9 तारीख को 4 माह हो जाएंगे, 9 सितंबर 9 सितंबर को, और 4 माह से पीटीआई की खवातीन कारकुन जेल में बंद। जेलों में कैद हैं, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया, अदालतों में चालान पेश नहीं किए गए, अदालतों में जमानत के मुकदमात लगे या केस डिलिस्ट हो जाते हैं या जज साहब नहीं होते या कोई भी वजह बना के, मौसम ऐसा ना, ठीक जज है। बीमार भी हो जाते हैं। देखें बीमार हो जाते हैं तो फिर किसी और जज के सामने लगा देना। अब 4 माह से औरतें जेलों में हैं, तो ये चीफ जस्टिस आने वाले नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो जिन इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इस प्रचार को सिर्फ अल्फाज की बजाय अपने अमली इक़दामात से इस चीज़ को साबित भी करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपका वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।